नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो एक दोस्त ने स्टेटस रखा था, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, ना कि मंदिर। मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया था कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था, इसीलिए मंदिर बन रहा है। मुझे उसका रिप्लाई आया कि वाह रे फिजिसिस्ट। उस जवाब को सुनते ही दिमाग में सीधे एक बात आई कि ये अब एक मॉडर्न थ्योरी का हिस्सा होने लगा है कि अगर आप विज्ञान के विषयों से जुड़े हुए हैं तो हिंदू धर्म का समर्थन करना गलत है, विरोध करना ही पड़ेगा आपको। कारण क्योंकि जिस पढ़ाई के साथ हम बड़े होते हैं वो हमको यही सिखाता है, यही बताता है वेस्ट के नज़रिए से कि हम सालों से अवैज्ञानिक ही रहे हैं, सदियों से अवैज्ञानिक ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म क्या सच में अवैज्ञानिक रहा है या नहीं। 1633 में एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी ये कहते हुए जब उन्होंने ये बताया कि धरती यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्योंकि भारत को छोड़ करके लगभग सभी जगहों पे यही माना जाता था पृथ्वी केंद्र है ब्रह्मांड का, जिसके चारों ओर बाकी बॉडीज घूम रही हैं। अब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और चर्च की आपराधिक सूची में उनका नाम लगभग 350 साल तक रहता है और 1992 में उनका नाम चर्च की आपराधिक सूची से हटाया जाता है। फिर 1958 में हमारे यहाँ नासा इस्टेब्लिश होती है और उसके कुछ समय पहले 100-150 साल पहले ये चीज़ बताई जाती है ऑब्जर्व करके कि 12 साल लगते हैं बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अब मैं आपको एक इंडियन हिस्ट्री के एक इवेंट से जोड़ना चाहूँगा। सम्राट हर्ष के समय में 627 से 643 ईस्वी के आसपास जो ड्यूरेशन है, एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, वो एक घटना का वर्णन करता है महाकुंभ के मेले का, जो हमारे यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार लगता है। वो रिटर्न में है कि वो 7वीं शताब्दी में महाकुंभ का मेला था। महाकुंभ का जो मेला है वो बृहस्पति की गति के आधार पर हमारे यहाँ बनता है। बृहस्पति अलग अलग राशियों से होकर के गुजरता है, 12 वर्षों में उसका एक आवर्तकाल पूरा होता है, तो 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। तो गैलीलियो के कहने के 1000 साल पहले जो हिंदू धर्म ये कहता था, हमारे शास्त्र जो कहते थे कि कुंभ का मेला लगा है बृहस्पति के आवर्तकाल के आधार पर, यानी कि बाकी बॉडी सूरज का चक्कर लगा रही हैं, ग्रह जो हैं सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, बृहस्पति चक्कर लगा रहा है। उस चीज़ को 1000 साल बाद सो कॉल्ड बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर वेस्ट में एक आदमी को फांसी दी जा रही थी कहने के लिए, और लगभग 1200 साल के बाद वो ये प्रूफ करते हैं कि बृहस्पति जो है वो क्या कर रहा है, 12 साल में चक्कर पूरा कर रहा है। फिर भी हिंदू धर्म वाले अवैज्ञानिक हैं। ओके, नासा क्या करती है, अनाउंस करती है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगेगा और इसको पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो 1958 में नासा बना, उसके पहले तो नहीं था। पर हमारे यहाँ युधिष्ठिर यानी कि महाभारत के समय से चला आ रहा पंचांग है, आपके घर में भी रखा रहता है, उसको लेकर के किसी पंडित के पास जाइए या किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जो पंचांग पढ़ना जानता हो, इससे पूछिए भाई ज़रा देख के बताना तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। सरप्राइजिंगली घंटे या मिनट तक का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बता देते हैं। पर हम अवैज्ञानिक हैं, हमारी गणनाओं का तो कोई स्रोत है ही नहीं और आप बड़े वैज्ञानिक ठहरे। पंचांग की ही बात निकली है तो उसका जो कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश कैलेंडर को गौर से देखिए। जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने आप उनके नाम खोजने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे लगे। तो जनवरी, मार्च, जून जैसे महीने रोमन देवताओं के नाम पे हैं और जुलाई, अगस्त जैसे शासकों के नाम पे हैं, कुछ और महीने हैं जो संतों के नाम पे हैं। लेकिन सितंबर से दिसंबर तक के महीनों का नाम कैसे पड़ा, ये इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई वैलिड आंसर नहीं है। तो उसका आंसर क्या ड्रॉ कर लिया गया लिटरली सितंबर महीने के नंबर के हिसाब से। 7वां महीना सितंबर, 8वां महीना अक्टूबर, 9वां महीना नवंबर, 10वां महीना दिसंबर। लेकिन कैलेंडर आप पढ़ोगे तो दिसंबर तो 12वां महीना होता है। लिटरल नंबर्स में दिसंबर को वो 10वां महीना है इसलिए दिसंबर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में दिसंबर 12वें महीने पे आता है। एक और सवाल है, फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। कारण 365 दिन आपको साल में बनाने हैं, किसी महीने को आपने 30 दिया, किसी को 31 दिया और आखिरी में आपको ऑड नंबर को मैनेज करना था, तो एक महीना ऐसा निकला जो 28वां हुआ। लॉजिकली सोचिए, जब आप गिनती करना चालू करेंगे तो कहाँ पे मैनेज करेंगे, आखिरी महीने में। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था ना कि फरवरी 28 का होना चाहिए था। अब इसी को आप हिंदू स्क्रिप्चर से कंपेयर कीजिए। हमारा जो पंचांग है वो बना है चंद्रमा के गति के आधार पर।
कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। अब समझिए, पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन जैसे महीनों के हमारे नाम हैं, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो महीना उसका नाम बनता है। जैसे पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है तो पौष, चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है तो चैत्र, विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा है तो बैसाख। इस तरह से हर महीने हमारे यहाँ नाम दिए गए थे। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ महीना नया वर्ष जो चालू होता है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, वो लगभग मार्च में या मिड मार्च के आसपास चालू होता है और फरवरी में ख़त्म होता है। इसलिए हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 12वां महीना जो है साल का फरवरी है, अगर आप कंपेयर करो इंग्लिश मंथ के हिसाब से। तो लिटरली आपने नंबर ले लिया, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना करते हुए दिसंबर, पर आपके पास आंसर नहीं था। साल का आखिरी महीना जो हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से फरवरी पड़ता है, उसको आपने साल का दूसरा महीना बना दिया और आपके पास कोई साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है महीनों का नाम रखने का। हमारा पंचांग जैसा छोटा सा चीज़ महीनों का नाम कितना लॉजिकली रखता है चंद्रमा के नक्षत्रों के स्थिति के आधार पर। और नक्षत्र क्या है? नवग्रह के पीछे जो तारों का पैटर्न बन रहा होता है ना, और सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर का हिस्सा है ये। फिर भी हम अवैज्ञानिक हैं और ये हमको विज्ञान का शिक्षा देने का दावा करने वाले लोग बड़े वैज्ञानिक हैं। एक और चीज़ जिस पे बात करते हैं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आता है। एक जनवरी के महीने में ट्रांजिट होता है पृथ्वी का साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर ट्रांजिट होता है। मतलब इसे कुछ ऐसा समझिए, यहाँ पे मान लीजिए सूरज है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी ऐसे इसी तरह से रखी हुई है, एकदम सेंटर पे रखी हुई है, तो क्या होगा, जो इक्वेटर के से जो हिस्सा गुजर रहा होगा बराबर, उस इक्वेटर के हिसाब से जो गुजर रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, पूरे टाइम गर्मी रहेगी, सूखा पड़ जाएगा, जीवन संभव नहीं। वैसे ही ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों पे पूरी तरह से ठंडा रहेगा, तो जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक आधार पे खोज किया गया, तो पता कैसे चला जीवन कैसे हमारे यहाँ संभव हो पाता है। इस तरह से ना रख करके टिल्टेड है, 23.5 अंश पे हमारी पृथ्वी जो है वो अक्ष पे झुकी हुई है। तो जनवरी के महीने में क्या होता है, ट्रांजिट होता है। आधे समय पर उत्तरी गोलार्ध रहता है, सूर्य का डायरेक्ट ट्रांजिशन सूर्य का डायरेक्ट हीट इस तक पहुंच रहा होता है, और जनवरी के महीने में ट्रांजिशन हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध से ट्रांजिट करके उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, तो बाकी टाइम पे दूसरी तरफ पे पड़ेगा। अब ये आपका वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन है जो पिछले कुछ सालों में आपने दिया है, कुछ 100 सालों में। अब हमारे यहाँ जनवरी के महीने में एक त्यौहार होता है मकर संक्रांति। क्यों मनाया जाता है? तिल के लड्डू बांटने के लिए। उसका पीछे एक वैज्ञानिक आधार था। आप उसका वजह खोजिए। मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि उस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर ट्रांजिट करता है, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और सूर्य का अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहो तो सूर्यपुत्र कर्ण का जिक्र हमारे पास महाभारत में है। तो हजारों साल पहले से जिस त्यौहार को भारत मनाते आ रहा है मकर संक्रांति का, वो लोग अवैज्ञानिक और अब आप बड़े वैज्ञानिक, और इवन खुद हिंदू लोग ही अब इस चीज़ को कहने लगे हैं, देखो देखो विज्ञान के स्टूडेंट हो ना, धर्म के बारे में अगर कुछ बोलोगे तो तुम वैज्ञानिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बातें हो गई, सारा कुछ एस्ट्रोफिजिक्स पे आ गया। कॉमन सेंस का भी थोड़ा देख लेते हैं। 1544 में एक आदमी है मैकलिन, वो कहता है वेस्ट में कि यार मुझे ना दुनिया घूमनी है, मैं दुनिया घूमने के लिए निकलूंगा। लोग उसे कहते हैं ए मत जाना, धरती चपटी है, सपाट है, चलते चलेगा तो एक जगह जाकर के गिर जाएगा। 1544। फिर बाद में कोलंबस घूमने के लिए निकलते हैं, फिर जाकर के पता चलता है कि भाई दुनिया तो गोल है ना। ये नॉलेज का जनरल सर्च हुआ। भारत में जियोग्राफी का क्या नाम है? जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसका नाम भूगोल। एक ऐसी संस्कृति जो एक सब्जेक्ट को हमेशा से ये कहती है भूगोल, धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, वो अवैज्ञानिक, लेकिन बाकी लोग बड़े वैज्ञानिक। अच्छा, गोल होने का भी अब आप इसको, चलिए एस्ट्रोफिजिक्स बहुत हो गया, आप जरा गणित पे आते हैं, है ना। जियोमेट्री भारत ने दी, तो हमारे पास एक है सर्कल, वृत्त। वृत्त में 360 अंश होते हैं। 100 क्यों नहीं होते? 200 क्यों नहीं होते? 300 या 400 क्यों नहीं होते? 350 क्यों नहीं होते? मतलब 360 एक ऑड नंबर जैसा हो गया ना, फिट नहीं बैठता है।
उसको बराबर संख्या में विभाजित होना चाहिए था, या इसे कोई चैलेंज ही कर देता आगे जा करके, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वृत्त को बनाया गया किस आधार पे भारत में ऋषियों ने बनाया? वृत्त जो है धरती को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी अपनी अक्ष के अबाउट घूमती है और एक वर्ष में 360 के लगभग घूमती है, तो 360 अंश का वृत्त बनाया गया। ठीक बात है। अब और दूसरी चीज़ ले लेते हैं। हमारे यहाँ नंबर्स किसने खोजे? इंडियंस ने खोजे। 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर कैसे निकले? हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, उनके आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के लिए क्या बोला आपने कि आर्यभट्ट खोजा। अब आप एक चीज़ को सोचिए, महाभारत लिखते हैं वेद व्यास, आज से लगभग 5-6 हज़ार साल पहले समझिए। उस टाइम पे एक बात आती है कि 18 अक्षौहिणी सेना लड़ाई करती है। 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना मतलब 2,18,000 सिपाही, तो लगभग 20 लाख, कई जगहों पे 45 लाख भी माना जाता है, पर उसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं। 20 लाख लोग की गिनती बिना 0 के हो गई। तो चूंकि आप धर्मशास्त्रों को तो मानने वाले नहीं हो ना, तो इसलिए आपने कहा कि नहीं, धर्मशास्त्र नहीं बता सकते, वेद नहीं बता सकता, कोई आदमी ही खोजेगा। पर ये जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हमारे यहाँ बनते हैं, चाहे गणित को लेकर के हुआ या एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर के हुआ, आप कहते हो इग्नोर करो, हिंदू धर्म वाला है ना, अवैज्ञानिक कंप्लीटली। ठीक है। अब आपको मैं इसको एक बेसिक चीज़ से जोड़ता हूँ। आपके घर पे छोटा बच्चा होता है, उसे आप क्या करते हैं? आजकल बड़ा कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाने का फैशन चला है। आप उसका अल्फ़ाबेट जनरली ले लीजिए, ए से लेकर के जेड तक। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, ABCDEFGHI को आप आगे लेकर के चलते हैं, तो आप क्या देखेंगे? कहीं पे होंठ से बोला जाता है, कहीं पे जीभ से बोला जाता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है उसको बोलने का। अब आप उसको देवनागरी से कंपेयर कीजिए, देखिए कि इसको कितना साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। पहले स्वर पे लेके आते हैं, अ आ ई उ ए ओ औ अम आह। जो छोटे स्वर हैं वो कैसे बोले जाते हैं? मुंह से। बड़े स्वर हैं वो कैसे बोले जा रहे हैं? गले से। वोकल कार्ड का कंप्लीट साइंटिफिक यूज़। अब आप व्यंजन पे आ जाइए। सारी चीज़ों को एक जगह व्यवस्थित करके रखा गया है। जैसे जीभ से आपको बोलना है, ऊपर का हिस्सा तालु है, ठीक है। अब आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग। जीभ जो तालु पे ऊपर टकराती है वो पीछे की ओर चलती है, ठीक है। और तालु से टकरा करके जीभ अगर बाहर की ओर आए तो क्या आता है? ट ठ ड ढ अण। जीभ तालु से टकरा कर बाहर की ओर आ रही है, उसके पहले जीभ तालु से टकरा कर अंदर की ओर जा रही थी। होंठ से बोलने वाले सारे शब्द एक जगह पे हैं, प फ ब भ म। जीभ जिसमें दांत से टकराए वो सब एक जगह पे हैं, त थ द ध न। जीभ का मूवमेंट अंदर या बाहर जिसे होना हो तो य र ल व ह, हल्का एयर लेते हुए या बाहर एयर लेते हुए, बाहर एयर छोड़ते हुए अक्षत्र ज्ञ या स स स। तो एक कंप्लीट स्वर विज्ञान को बनाया गया, कंप्लीट, और उसके आधार पे एक छोटे बच्चे को भी उस कंप्लीट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फायदा मिल सके करके डिज़ाइन किया गया। लेकिन आपने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जो किया तो किया, लेकिन हम हिंदुओं ने खुद ही इस चीज़ को त्याग दिया। कितना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अब परेशानी क्या होती है, ये जो इस तरह की बातें हमारे यहाँ ऊपर थोप दी जाती हैं, ये क्या है? वेस्ट का कल्चर है। वेस्ट का कल्चर है जो क्या कहता है? विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर आप विज्ञान को मानते हो तो आप धर्म को नहीं मान सकते, धर्म को मानते हो तो विज्ञान को नहीं मान सकते। और इस चीज़ को इनहेरिट करते करते आज तो हिंदुओं ने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। भाई सुन, विज्ञान का विषय है ना, विज्ञान का स्टूडेंट है, यू कैन नॉट बी अ फिजिसिस्ट। अगर आप हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो, संस्कृति को सपोर्ट करते हो, फिजिक्स तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, वैज्ञानिक तुम्हारा दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता है। पर समस्या ये है, हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। जो रिलीजियस टेक्स्ट हमारे यहाँ बनते हैं, जो वैज्ञानिक विषय हमारे यहाँ बनते हैं, जो धर्म की शिक्षा हमारे यहाँ बनती है, सारी की सारी ऋषियों ने दी है। ऋषि कौन? आध्यात्मिक स्टडी करने वाले, धर्म की स्टडी करने वाले लोग। अब आप लेके आइए ना, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन ऋषि हैं, बड़े ऋषि हैं। उतने ही बड़े खगोल शास्त्री भी हैं, उतने ही बड़े गणितज्ञ भी हैं। तो जो ऋषि हैं, पूजा पाठ कर सकता है, धर्म सिखा सकता है, वो इस तरह के वैज्ञानिक चीज़ों में भी है। पाणिनि व्याकरण का निर्माण करते हैं, ऋषि हैं, बड़े ऋषि हैं पाणिनि।
और ऋषि होने के साथ साथ क्या डेवलप करते हैं, व्याकरण को। एक और चीज़ ले लेते हैं, चरक, महर्षि चरक, मेडिसिन, आयुर्वेद है ना, मेडिसिन का वो बताते हैं। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत क्या, सर्जरी। जितने बड़े ऋषि उतने बड़े मेडिसिन जानने वाले, उतने अच्छे सर्जन। पतंजलि, महर्षि पतंजलि, आज आप जिस फिजियोथेरेपी से आप चाहे तो जोड़ लो, जिम से आप चाहे तो जोड़ लो, शरीर का जो एक्सरसाइज को, मूवमेंट को लेकर के स्वस्थ रहने के लिए, वो किसने दिया, एक ऋषि ने, योगा, प्राणायाम। तो हमारे यहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम रही ही नहीं है हिंदू संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में कि धर्म और विज्ञान जो है वो दोनों अलग अलग चलने चाहिए, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चलने चाहिए। नहीं, ये एक साथ ही चला करता है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके इस दावे पे विचार करने के लिए मान जाता हूँ कि आप ये कह रहे हो ना कि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री में एविडेंस जो हमको मिलता है वो ईसा के 2000 साल बाद इधर और उनसे 8000 साल पहले उधर, लगभग 10,000 साल का कुछ कुछ जगहों पे एविडेंस है। हालांकि नहीं भी मानते हैं तो भी 4,500 तक का पाश्चात्य जो हिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं वो भी मानते हैं कि भारत का इतिहास कम से कम इतना है। पर चूंकि हमारे पास एविडेंस है तो चलिए सोच लिए 10,000 साल ले लिए या 8,000 साल ले लिए। अब आप एक बात बताइए, अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, 250 साल राज करते हैं, ठीक है, और 9,800 साल तक जनरेशन बाय जनरेशन जो हिंदू हैं वो अवैज्ञानिक पैदा होते रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। विज्ञान हमको देने के लिए वो आए थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, हम अवैज्ञानिक रहे हैं। आप आते हो भारत में 250 साल रहते हो और 1951 में भारत की 18% आबादी साक्षर होती है, मतलब पढ़ लिख सकती है। विज्ञान कितना होगा वो तो कह भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद से हम 70 साल इधर आगे चलते हैं और इतने वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उन्नति देखिए आप। एशिया का पहला फाइटर जेट भारत बनाता है, चांद पे पानी खोजने वाला देश भारत है, मंगल ग्रह पे एक ही प्रयास में पहुंच जाने वाला देश भारत है। नासा बहुत डेवलप्ड सिस्टम चला है, उसको चलाता कौन है, लगभग 40% भारतीय हैं। सॉफ्टवेयर कौन चलाता है, बाकी लोगों के साथ मिलकर के इंडियंस का भी उसमें सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो आप ये सोचिए 9,800 साल तक लगातार अवैज्ञानिक रहने वाली एक संस्कृति, उससे जुड़े हुए लोग अचानक से विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करने लग जाते हैं। क्वेश्चनेबल नहीं लगता आपको? इवन जैसे फिजिक्स में 3 स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं, बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन। सबको डील करने के लिए यही है उपलब्ध। 6 बड़े नाम है ना, उसमें से एक नाम सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन है, उस 6 पैनलिस्ट के साथ उस जोन पे खड़े हैं। इवन 21वीं सदी की भी एक बड़ी खोज थी, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल जिसे कहा जाता है, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस उसमें शामिल हैं। भारत परमाणु परीक्षण करता है, दुनिया का कोई भी देश ना तो उसके समर्थन में है और इवन चोरी छुपे हो रहा है, गुप्त रूप से इतना बड़ा परीक्षण होता है और सफल होता है। सोचिए हजारों साल तक एक ऐसा जनरेशन, एक ऐसी संस्कृति है जो अवैज्ञानिक पैदा होती रहे, वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा सकती है? कारण इतना है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर डेवलप हुआ। ये और बात है कि 1835 में नई शिक्षा नीति जो मैकाले लेके आए, कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद से लेकर के 6-7 जनरेशन में ये पढ़ाया ही जाता रहा बार बार और हमारे दिमाग में भर गया है। और उसके बावजूद आप देखिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज को ढूंढना इस संस्कृति का हमेशा से एक इनहेरेंट फीचर रहा है। ये सब कहने का, आपके पास ये सब बताने का एक पीछे एक सीधा सा कारण है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी धर्म, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए लड़ने लग जाइए, सम्मान तो कीजिए। आप अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को सम्मान के नज़रिए से नहीं देखेंगे तो सामने वाला तो उंगली उठाएगा ही ना।